नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े राजनीतिक मंच में। और इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा भी हैं और आज हम चर्चा करेंगे गगन जयपुरिया जी से, सभापति जिला पंचायत, और कृष्णमूर्ति बांधी जी से, पूर्व विधायक बीजेपी। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले गगन जी, देखिए राजनीति की हो रही है तो हम शुरुआत करेंगे लोकसभा चुनावों से। और जिस तरह से तैयारियां दिख रही हैं तमाम पार्टी की, चाहे बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की हो, इसे कैसे देखते हैं आप? और क्या कुछ कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो मौजूदा वक्त में उठाने की जरूरत है गवर्नमेंट को? देखिए, लोकसभा चुनाव पिछले हम 2 चुनाव को देखें जो मोदी जी के नेतृत्व में, तो बहुत क्लियर मेजॉरिटी आई है। और इस बार भी लोकसभा चुनाव से पहले लोग तीसरी बार मोदी सरकार के लिए पूरी जनता पूरी तरह से आश्वस्त है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा एक ब्रांड एम्बेसडर जो विश्व का सबसे बड़ा नेता है, तो भारत की जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और विशेषकर छत्तीसगढ़ में 11 से 11 सीटें नरेंद्र मोदी जी के खाते में भेजेंगे, ये तय है। ये सब तो ठीक है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, लहर थी, मोदी की गारंटी थी, फिर भी जो जांजगीर वाला संभाग है वहां से धराशायी हो गए भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता। आप वहीं से हैं, सभापति हैं, क्या लगता है कहाँ चूक हुई? देखिए, ये चुनाव है और ऐसा नहीं है कि चुनाव में अपेक्षाकृत ही परिणाम आएंगे। बहुत बार परिणाम विपरीत भी आते हैं। चुनाव को दोनों तरह से लेना चाहिए। यहाँ हमने जांजगीर में पूरी सीट खोई तो सरगुजा में हमने पूरी सीट पाई भी। जांजगीर चांपा में विशेषकर जो बसपा की जो वोट हैं वो बहुत, उनका ग्राफ बहुत नीचे गिरा। बसपा के वोट्स कांग्रेस की तरफ ज्यादा पोलराइज्ड हो गए, जो उनके राष्ट्रीय स्तर पे समझौते हुए होंगे कांग्रेस और बसपा के, तो वो एक बड़ा इफेक्ट है। दूसरा, हमारे यहाँ नहर की आपासी खेती की होती है काफी ज्यादा मात्रा में, किसान कर्जा भी उधर लिए हुए हैं, तो एक जो कर्ज माफी का जो एक इफेक्ट था कांग्रेस का, उसके कारण भी, इसके कारण थोड़ा सा। वादे आपके भी तो थे। नहीं, कर्ज माफी का हमने कोई घोषणा पत्र में वादा नहीं किया। लोक लुभावन वादे आपके भी थे। नहीं, लेकिन कर्ज माफी का हमने वादा नहीं किया था। और इस पे विशेषकर जांजगीर चांपा जिला कृषि प्रधान जिला है, सबसे ज्यादा धान की उपज, और किसानों ने काफी अधिक मात्रा में वहां पे कर्जा लिया था, तो हो सकता है उसका भी इफेक्ट ज्यादा हो इसको। और ये तो इस सेकंड बड़ा जो रीजन मैंने आपको जो शुरू में बताया कि बसपा की जो वोट है वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा मूव किए। अगर आपको लगता है कि कर्ज माफी इफेक्टिव रहा तो आप इस पर, आपने क्यों अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल नहीं किया? नहीं, मैं देखिए इसके लिए तो मैं कैसे जवाब दे सकता हूं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की ऊपर की टीम तय करती कि क्या घोषणा पत्र में। और इसके कर्ज माफी से बड़े बड़े मुद्दे हमारे घोषणा पत्र में थे, उसीलिए शायद हम सरकार बनाने में कामयाब रहे। महतारी वंदन योजना है, या फिर और भी जो पिछले 2 वर्ष का बकाया बोनस था, 3100 रुपए धान का था, ये सारी चीजें हमारी भारतीय जनता पार्टी में थी। जरूरी नहीं, देखिए क्षेत्र वाइज ऐसा रहता है कि घोषणा पत्र पे चुनाव जीतते हैं तो पूरी 90 की 90 सीट भाजपा जीत जाती, 90 की 90 सीट कांग्रेस जीत जाती। क्षेत्र वाइज उसका फर्क पड़ता है। जैसे सरगुजा में हमने पूरी सीट जीती तो जांजगीर चांपा हार गया। नहीं, ऐसे कंपनसेट नहीं किया जा सकता। आऊंगा इस सवाल के ऊपर। बांधी जी, आपसे सवाल है, ऐसा क्या हुआ कि आप अपनी सीट हार गए और आप तब जीते जब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ 14 सीट लेके आई थी? ऐसा क्या हुआ? देखिए, मेरा व्यक्तिगत चुनाव हारना, अपनी सीट से हारना, कभी कभी जनता निर्णय करती है, राजनीतिक वादे हैं उससे अपने को तुलना करती है, काम करने के तरीकों को तुलना करती है, और कहीं ना कहीं अच्छा बेहतर ऑप्शन पाने का प्रयास करती है। जनता ने देखा कि दिलीप लहरिया में बहुत अच्छा है तो वोट उसको दिया, और अब उसको स्वीकार भी करते हैं। एक तो सीधी सपाट बात है। दूसरी बातचीत ये है कि मेरा जो नहर एरिया है, जो अभी हमारे जयपुरिया जी ने जो बात कही, वो बात पते की बात है उन्होंने, कि मस्तूरी और जांजगीर जिला दोनों लगा हुआ जिला है। हम दोनों एक दूसरे से गवर्न हैं, दोनों आपस में जुड़ी हुई एरिया है। हमारे यहाँ भी नहर आपासी एरिया है, जांजगीर जिले में अधिकांश जगह है, अधिकांश जगह कोई कमियां भी है वहां पे। लेकिन ऐसे क्षेत्र में किसान लोग बड़ी सजगता के साथ सरकार की योजनाओं का लाभ लिया है, कर्ज के रूप में लिया है, और उसको उम्मीदें थी कि हमारा कर्ज माफ होगा।
और भारतीय जनता पार्टी ये समझाने में भी समझाती रही कि हम आपको कर्ज से ज्यादा हम आपको 2017 और 18 का बोनस दे करके हम करेंगे। जो बोनस देने वाली बात थी 17 और 18 का, अगर उन दोनों बोनस के पैसे को जोड़ दिया जाए तो जो कर्ज माफी से है, लेकिन बाद में किसानों को समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे की हैं कि कर्ज माफ से ज्यादा हमको 17 और 18 का बोनस दे करके जो सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सहयोग किया, वो फायदेमंद का सौदा रहा है। आज अब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, और उन लोगों ने चूक किया, इस बात को भी थोड़ा सा उन लोग को भी महसूस है कि नहीं, हमसे कोई चूक हुई है, आने वाले समय में वो सुधार कर लेगा। तो आपको क्या लगता है कृष्णमूर्ति जी कि किन किन क्षेत्र में आपको काम करने की जरूरत है ताकि जनता आपको एक्सेप्ट करे? और दूसरी बात मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि देखिए हमने विधानसभा चुनावों में भी देखा कि ऐसे ऐसे चेहरे सामने आए जो हम सबके लिए काफी नए थे। अब क्या लोकसभा चुनाव में जब टिकट बंटवारे की बात होगी, क्योंकि फरवरी में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से ऐलान हो जाएगा कई प्रत्याशियों का 11 सीटों पर, तो उसमें भी क्या युवाओं को तवज्जो दी जाएगी? देखिए, लोकसभा जो है, हम 2014 से देखें, 14 भी देख रहे हैं, अब तक के मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके विश्वास के साथ जनता के लिए काम कर रही है, और मोदी जी की जो दूरदृष्टता सोच है, जो उसकी विजन है, न केवल भारत के जन जन के लिए है बल्कि विदेशों में भी रहने वाले लोगों के लिए मान और सम्मान प्रतिष्ठा के साथ काम करते हैं, और भारत के गौरव बढ़ाने का एक नजरिया है उनके पास। ये आज मोदी जी को जीत दिलाते चली आई है। और छत्तीसगढ़ की जो बातचीत है, आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में जब 2018 में हम केवल 15 लोग ही जीत करके आए हुए थे, और 15 लोग में से जब आया तो हमारी स्थिति बहुत बहुत ऑड रही है, बहुत ज्यादा उसमें गर्व करने के लायक नहीं रहा। लेकिन जब 2019 का जो इलेक्शन हुआ, 11 में से हम 9 सीट जीत करके ये साबित कर दिए कि अभी भी जनता जो है भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है, और कांग्रेस का जो जनाधार है एक झटके में गिर गया। नहीं तो ये सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है। सवाल एक खड़ा होता है कि 2018 की स्थिति और 2023 की स्थिति, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही ऑफ कैमरा इस चीज को नहीं मानते थे कि ये नंबर्स आएंगे। जब रिजल्ट आया, मुझे याद है धनेन्द्र साहू का सबसे पहला बयान था कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से ही हो सकता है। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ? क्योंकि जिस पार्टी के 14 नंबर आए 2018 में और उसके बाद एकाएक 54 आ जाते हैं, ये हुआ क्या है? ये चमत्कार कौन सा था? देखिए, 2018 के चुनाव में कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं था, उसको कतई उम्मीद नहीं था कि हम भारतीय जनता पार्टी में 15 साल यहां पर प्रशासन दिए, कांग्रेस को उम्मीद नहीं था कि हम इतने सीट पे आ जाएंगे। और जब एक तरफा जीते, कांग्रेस ने एक तरफा जीती, तो जब जीत होती है तब प्रश्न नहीं उठता कि ईवीएम की गलतियों के कारण है, और इनकी तो आदत पड़ी हुई है। चुनाव आयोग ने इनको चैलेंज किया था, अगर जितने आपके जो साइंटिस्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक जानते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, आज चुनौती है वो आ जाएं और ईवीएम की गलतियां पकड़ करके दिखा दें, और उसको हैक करके दिखा दे तो जान जाए। तब आपने देखा होगा कि यहाँ पे सबसे विद्वान केजरीवाल जी हैं, उस पर विशेष प्रयास किए थे, और सफलता मिली कि नहीं मिली उनको ये भी मालूम है। तो जब हारते हैं तो किसी न किसी को, एक ठो कहावत भी है कि हारने पर बिल्ली खंभा नोचती है, खंभा नोचती है। तो ये कांग्रेस का खंभा नोचने का नहीं, ईवीएम नोचने वाली मामला है इन लोगों का, और इसके अलावा इनके पास कोई और दूसरा विषय नहीं है। अच्छा गगन जी, क्योंकि देखिए प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी अब छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट को मिली है, क्या लगता है संगठन में कुछ बदलाव होगा? भाजपा के संगठन में, कांग्रेस के संगठन, कांग्रेस के संगठन के बदलाव का मैं कैसे बता सकता हूँ? वो तो कांग्रेस वाले बताएंगे कि क्या बदलाव करेंगे नहीं करेंगे। और निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव है तो इतनी जो नहीं राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, आप लोग दूसरे के घरों में जरूर झांकते हैं तो बिल्कुल पता होगा कैसे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा ताका झांका करती नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने में ध्यान केंद्रित करती है, और इसीलिए आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और पार्टी, कांग्रेस की पार्टियां या अन्य पार्टियां ये ताका
झांका वाला काम करती हैं और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बहुत केंद्रित होकर चुनाव लड़ेगी। सचिन पायलट जी प्रभारी आ जाएं या कोई भी प्रभारी। लेकिन अगर ताका झाकी नहीं करते तो जो भूपेश बघेल का घोषणा पत्र था किसान राम, उसको लेकर आप क्यों चल दिए? आपने क्यों उससे पहले नहीं दिया धान का बोनस? क्यों आपने नहीं वायदा किया कि 2100 क्विंटल खरीदेंगे? उसके बाद क्यों खरीदना पड़ा? अगर ताका झाकी वाली बात नहीं है तो। नहीं, ताका झांकी वाली क्या बात है? इसमें राजनीतिक क्षेत्र में सभी काम करते हैं, सबको घोषणा पत्र मैनिफेस्टो बनाने का अधिकार है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश की सेवा की, 5 साल में कांग्रेस की औकात जनता ने बता दी और उसके बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दिया। ताका झांकी कुछ नहीं होता है इसमें। अगर किसानों को लगा कि ये फैसले किसानों के हित में घोषणा पत्र में मैनिफेस्टो में आने चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया। अगर ताका झांकी वाला विषय रहता, कर्ज माफी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कांग्रेस का, लेकिन कह रही हमारे मुद्दों कर्ज माफी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। अगर ताका झांकी वाला रहता तो भारतीय जनता पार्टी उसको मैनिफेस्टो में लाती, लेकिन बाकी तो अपना लिया आपने। महतारी वंदन लाई ना, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था क्या महतारी वंदन? नहीं था। तो बहुत सारी चीजें जो नई चीजें हैं उसको शामिल करनी चाहिए कि चलो भाई छत्तीसगढ़ की महिलाओं को, बहनों को हमको सशक्त करना है इसलिए महतारी वंदन लाए, किसानों को सशक्त करना है इसलिए धान का बोनस, जो पिछला वर्ष जो गलती भाजपा ने की थी, निश्चित रूप से मैं गलती कहूंगा, जो गलती लगता है कि जो जनता ने ऐसा, तो वो गलती भी सुधारी इस बार। और सबसे पहले जो 18 लाख आवास सेंशन किए, 600 पिछले साल का 2 वर्ष का बोनस दिया, ये सब सारी चीजें राजनीतिक क्षेत्र में चलते रहती है। तो अच्छा चलिए, जरूर क्षेत्रीय मुद्दों का हम आगे भी जिक्र करेंगे, लेकिन हम कृष्णमूर्ति जी अब राम मंदिर पे आ जाते हैं। क्योंकि देखिए जैसे ही राम का नाम आता है, कांग्रेस कहती है कि राम के नाम पर बीजेपी बड़ी राजनीति कर रही है। हमने देखा शंकराचार्यों की तरफ से भी तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई। उन्होंने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल भी नहीं हुए कई शंकराचार्य। उनका ये कहना था कि भाई जब तक राम जी का पूरा जो मंदिर है वो नहीं बना, आपने प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर दी? देखिए, कांग्रेस राम पर भरोसा करती है कि नहीं करती है, उसके आचरण को जरा झांक करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने राम हितैषी हैं और कितने राम विरोधी हैं। तो आप पाएंगे यही कांग्रेस के लोग हैं, एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके कहते हैं कि ये राम मंदिर एक राम काल्पनिक है। राम की जो लंका है और राम सेतु है जिसपे पिक्चर भी बना होगा, आपने देखा भी होगा, इनके इन्हीं कथन के कारण इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियां दिए थे कि राम सेतु नाम की कोई वो नेचुरल है, वो उसको मानव निर्मित नहीं है, ये कहने वाले लोग हैं। तीसरी चीज है जो बताना चाहता हूं मैं आपको कि जैसे आपने एक प्रश्न किया कि राजनीति राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी करती है, निश्चित तौर पर जो भारत के लोग हैं, थोड़ा अगर गंभीरता से अपन जाएंगे इसको, तो अच्छी राजनीति होगी तो अच्छे धर्म का निर्माण होगा, और जब अच्छा धर्म होगा तो अच्छी राजनीति का निर्माण होगा। अर्थात ये सिक्के के 2 पहलू हैं। ये हम बेहतर राजनीति करेंगे तो बेहतर समाज का निर्माण होगा, और हम अगर इसमें चूक जाएंगे नहीं। अब हम जिस संस्कार में, जिस संस्कृति में हमारे विभाजन के बाद हिंदुस्तान धर्म आधारित राष्ट्र बना था, और इस राष्ट्र में रह करके हम हिंदू धर्म में अपने देवी देवता, जिसको संस्कार है, जो हमारे रग रग से जुड़ा हुआ विषय है, हमारे आस्था विश्वास का है, जिसपे जीवन का आधार टिका हुआ है, हम अगर उसको खोल करके अपनी बातों को नहीं रह सकते अपनी, उसकी जांच भी हुई। इतने जब कांग्रेस को सरकार में मौका मिलता है तब तब वो आपराधिक गतिविधियों, भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और इन्हीं पर आरोप लगते हैं, और इन पर आरोप लगे और प्रमाणित भी हुए। क्या ऐसे आरोप में, क्या ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेसियों पर ईडी के कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, आपके नेताओं के ऊपर इस तरीके के आरोप नहीं लगते क्या? क्योंकि भूपेश बघेल उस समय कहते थे कि मोदी नाम का एक ऐसा डिटर्जेंट है, उससे नहला दो, उसके बाद सब नया हो जाता है, सब प्योर हो जाता है। ये सच है क्या? ये दीपक जी केवल तकिया कलाम के अलावा कुछ नहीं है। प्रमाणित कोई बात नहीं। प्रमाणित बात वो है कि इसके पी चिदम्बरम जेल में थे, जो लाखों करोड़ के घोटाले गए थे, जो कॉमनवेल्थ गेम में जिन्होंने कई करोड़ों का भ्रष्टाचार किया, जेल में थे। ये प्रमाणित बात है। ये सगुफे नहीं है कि राफेल के नाम पर हम कुछ भी बोले, चौकीदार चोर है करके ऐसा तकिया हम बातचीत करें। ये अप्रमाणित बातें हैं,
और केवल कहने वाली बातें प्रमाणित करने वाले, जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है वो प्रमाणित बात बोलती है और डंके के चोट पे बात करती है। कांग्रेस कह रही कि हमारी सरकार रहेगी तो बीजेपी के घोटाले खुलेंगे। देखो ये क्या बात करते हैं, कांग्रेस लोग क्या बात करते हैं, इनके जब हत्याएं हुई इनके ही नेताओं का, नक्सल में जो घटनाएं घटी है इसकी जांच के लिए बात करते करते 5 साल गुजार दिए ये लोग, जांच नहीं कर पाए। और 15 साल के घोटालों की बातचीत करते, किसी घोटालों को इसको 5 साल के कालखंड में कांग्रेस के जो अवसर मिला था कांग्रेसियों को, क्या उठा पाए? लेकिन वो क्या कहते थे, और जेब में रखा है सब निकाल अरे लूंगा। जेब में रखा हुआ है तो ये तो और बच्चा है कि उसके जेब में रखा हुआ है, वो जानकारी को जेब में रख करके समाज के लिए तुम बताना नहीं भी अपराध है। तुमने तो जेब में रख करके जो प्रमाण है उसको आपने समाज के बीच में लेके नहीं आया, कानून के बीच में लेके नहीं आया, आप केवल लोगों को ऐसा भ्रमित बात करते, ये भी तो अपराध है ना। उनको लेके आना चाहिए, जेब से निकालना चाहिए। हम यही सी बात को चैलेंज करें। हमने कोयले के बारे में कहा कि कांग्रेस कोयला चोर है, चावल चोर है, हमने कहा और उसको तुरंत प्रमाणित करके लगाया उसको। अच्छा गगन जी, कांग्रेस कह रही है कि भाई बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अभी हालिया बयान आया है राघव चड्ढा का, अरविंद आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, पंजाब में उन्होंने बयान दिया कि भाई नॉर्थ कोरिया बना के रख देगी बीजेपी इंडिया को और चुनाव ही खत्म कर देगी। देखिए, कांग्रेस अगर शुरू से हम देखें कांग्रेस ने किया क्या है, कुछ भी नहीं किया। अगर कांग्रेस अगर ये आरोप जो लगा रही, इतना बड़ा आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पे, तो ये तो जनता सबसे बड़ी अदालत है ना। जनता क्यों बार बार मोदी जी को चुन रही है? इवन केंद्र पे भी चुनती है, राज्यों पे भी चुनाव होता है, उसमें भी जनता भारतीय जनता पार्टी को पक्ष में मतदान करती है, तो कुछ तो होगा। कांग्रेस का काम केवल यही है, अभी जैसा गांधी जी ने कहा कि बेबुनियादी सारी बातों को थोप देना। जैसे अभी ईवीएम हार जाते हैं तो ईवीएम की बात करते हैं, और अभी कभी घोटालों की बात करते हैं कि घोटाले हम खोल देंगे। तो ये कांग्रेस का काम ही यही है, कुछ भी बोलना, कुछ भी करना, कोई तथ्य उनका ना तो कोई प्रमाणित है, ना कोई बात करते ढंग से। कभी भारतीय जनता पार्टी ने इतनी सारी विकास की, आज राम मंदिर हो गया, 3 तलाक हो गया और धारा 370 हो गया, ये सारी चीजें जो देश को बांटने वाली जो राजनीति है वो कांग्रेस करती आई है। भारतीय जनता पार्टी आज लगातार भारत को उत्तरोत्तर प्रगति करा के विश्व स्तर पर एक बड़ा एक विकसित राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है, और इससे कांग्रेस पूरी बौखलाई हुई है। आप सबको पता है, इंडी टीम बना के जो कभी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना पसंद करते थे जिन पार्टियों के नेता, आज साथ में सब कोई हैं। और तो आप निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि एक व्यक्ति से लड़ने के लिए सारे जितने चोर लोग सब एक होके उससे लड़ने के लिए आज। अच्छा, विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, आखिर कौन सा मैजिक चल गया? कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो क्लिक कर गए और मैजिक जिसको कह सकते हैं ये हो गया? शॉकिंग कहे या सरप्राइजिंग? नहीं, बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं था, बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था। ये आप मीडिया वाले लोग और कांग्रेस के ही कुछ लोग बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस फिर से इस बार 75 पार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता बोल रहा था कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। और ये मैजिक जनता का मैजिक है। जनता जिसको बिठाती है अपने सर आंखों पर बिठा लेती है, और जिसको फिर दुत्कारती है तो फिर उसको तो कहीं का ठिकाना भी नहीं मिलता। तो जनता, छत्तीसगढ़ की जनता 2 टूक फैसला करती है। आप देखिए, कभी इतने छोटे से राज्यों में बहुत कम सीट है, 90 सीट है, उसके बाद भी कभी ऐसा नहीं होता कि मतलब क्लियर मेजोरिटी देती है। चाहे बीजेपी को मेजोरिटी देती है तो क्लियर मेजोरिटी देती है, कांग्रेस को देती है तो कांग्रेस को क्लियर मेजोरिटी। अब तो और ज्यादा देख लीजिए आप, पिछले बार कांग्रेस को इतनी सीटें दी, वैसी अब भाजपा को भी, मतलब अब 45-46 वाला भी मामला नहीं, अब 50+ वाला मामला है। 2 टूक फैसला करती छत्तीसगढ़ की जनता। बांधी जी, आपसे एक आखिरी सवाल है। इस बार टारगेट दिया है 11 से 11 जीतनी है, कुछ कम बेशी नहीं सही जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस विश्वास और जिस परिश्रम के साथ मैदान में उतरी है, उससे उम्मीदें हैं और हम विश्वास कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 11 का 11 सीट देगी, क्योंकि यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 11 का 11 सीट दे करके उदाहरण बना चुकी है। और यही वो कांग्रेस का जमाना था। 18 में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस को केवल 2 सीट दी और भारतीय जनता पार्टी को फिर भी 9 तो एक सीट कम हुई दी। थी उस बार, 9 सीट दी, 2 सीट कम थी,
2 सीट कांग्रेस को मिली थी, लेकिन 9 सीट तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने दी थी ना। ये बात कांग्रेस की सरकार, जबकि कांग्रेस भी दावा कर रही थी कि इस बार हम तो 11 का 11 जीते, लेकिन यहाँ का जनता का तासीर है, जनता का विश्वास है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसके परिश्रमों को देखती है, उनकी सरकार की योजनाएं देखती हैं कि मोदी जिस तरीके से जनहित के काम कर रहे हैं, लेकिन आम जनता के साथ साथ इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए जो काम करने का नजरिया है और उनके तरीके हैं, और लोगों को जिस तरीके से लाभ मिल रहा है, जिस तरीके से गारंटी के साथ, मोदी जी गारंटी के साथ लोगों के लिए काम करते हैं, आम जनों के लिए काम करते हैं, छोटे छोटे लोगों के लिए काम करते हैं, ये बड़ा लाभकारी है और जनता इस बात को काम करने के तौर तरीकों दे रही है। और इसीलिए इसी विश्वास के आधार पर हम कह सकते हैं कि 11 का 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। चलिए, अच्छी बात कही आपने कृष्णमूर्ति जी कि समाज के हर तबके के लिए काम हो रहा है। उम्मीद की जा रही है, उम्मीद यही है कि लोकसभा चुनाव में भी आपको इसका फायदा मिले। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी, अपना पक्ष रखा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।